सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। अगस्त का महीना पाकिस्तान के लिए खुशियों का महीना है। इसी महीने में आज कश्मीरियों को भी उम्मीद की एक किरण नजर आई है। भारत के जबरो इस्तबदाद के खिलाफ, गासिबाना कब्जे के खिलाफ एक मुहिम सी उम्मीद की किरण। लेकिन यही बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि 50 साल बाद दुनिया के सबसे बाला ऐवान में कश्मीर का मुकदमा अपनी पूरी आबोताब से भारत की दहशतगर्दी, हट धर्मी, जुल्म, बर्बरियत और रियासती दहशतगर्दी को बेनकाब कर रहा है। कल कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने पर भारत में शादियाने बज रहे थे तो यहां गमों के ताजियाने थे। लेकिन आज मंजर बदल चुका है। सलामती कौंसिल से यह सदा रही है कि कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला नहीं, आलमी मसला है। सो आज इधर शादियाने हैं और सरहद के उस पार ताजियाने हैं, नौहे हैं, भुखलाहट है, एटमी हमले की धमकियां हैं। लेकिन यही धमकियां बल्कि गीदड़ भपकियां सबूत हैं कि कश्मीर न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। इससे सरफे नजर खित्ते को ही नहीं, दुनिया को भी बहुत महंगा पड़ेगा। भारत ने इस इजलास को रुकवाने के लिए बहुत हाथ पैर मारे, लेकिन दाल नहीं गली। बिलाशुबा ये पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी और भारत की शिकस्ते फाश है। अब चैलेंज ये है कि इस कामयाबी को जीना बनाकर कैसे कश्मीरियों को इनका अज़ली हक दिलाया जाए। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं असद खरल साहब और बाबर डोगर साहब। लेकिन आज की अहम डेवलपमेंट्स में जिस तरह हमने देखा कि चाइना के मंदूब ने बड़ा ज़बरदस्त बयान दिया है, मलिहा लोधी साहबा ने भी बात की और इंडिया के वहाँ पर मौजूद मंदूब भी बोले हैं, उस पर भी हमने बात कर ली है। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। अभी ब्रेकिंग न्यूज़ ये चल रही है कि रूस ने भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत की है और अक़वाम मुत्तहिदा के रूस में जो नायब मंदूब हैं उनकी तरफ से पाकिस्तान के हक़ में बयान भी सामने आया है। और मसला कश्मीर को ये कहा जा रहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए और दोनों ममालिक शिमला मुआहदे के तहत आगे बढ़ें। तो ये भी बड़ी ज़बरदस्त खबर है। लेकिन असद खरल साहब, मुझे लग रहा है कि सबसे अहम बात जो चीनी मंदूब थे वहाँ पर और चीनी नुमाइंदे हम कह लें अक़वाम मुत्तहिदा में, उन्होंने जो कहा कि सलामती कौंसिल के तमाम अरकान ने, यानी 5 मुस्तकिल अरकान और 10 जो दीगर अरकान है, 15 के 15 ने तशवीश का इजहार किया, क्योंकि बंद कमरा इजलास था, 15 मालिक वहाँ पर बैठे थे, उनको ब्रीफिंग दी जा रही थी। तो उससे तो लग रहा है शदीद तशवीश का उन्होंने इजहार किया कश्मीर के मामले पर। तो उससे तो भारत की शदीद सुबकी हुई है और जब भारतीय मंदूब हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी अंदाजा हो रहा था कि वो शदीद परेशान है, उनके पास कोई जवाब नहीं था वहाँ पर। उसामा साहब, जिस तरह कल भी हमने प्रोग्राम में चीज़ें की, आलमोस्ट अभी तक जो चीज़ें सामने आई हैं बेन वही चीज़ें हैं जो कल डिस्कस हमने की। एक तो ये है, चाइना के हवाले से हमने बात की कि चाइना भरपूर तरीके से पाकिस्तान की हमायत करेगा। आज साबित हुआ कि चाइना के जो मुस्तकिल मंदूब हैं वहाँ पे, जो सिक्योरिटी काउंसिल का चूँकि रुकन भी है चाइना, उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान की सपोर्ट की, कश्मीरियों के हवाले से उनके साथ खड़े हुए, बल्कि जिस तरह आपने बात की कि तमाम जो बाकी 14 ममालिक हैं जिसमें 10 गैर मुस्तकिल और बाकी जो 4 मुस्तकिल रुकन हैं, उनके हवाले से एक ओपन पब्लिक स्टेटमेंट दिया उन्होंने कि उनका सब ने गहरी तशवीश का इजहार किया। उसके बाद अभी हमारी पाकिस्तान की जो मुस्तकिल मंदूब हैं यूएनओ में मलिहा लोधी साहिबा, उन्होंने भी कहा है कि बरतानिया ने भी कहा है कि वहाँ इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हो रही हैं और वहाँ पे सारा जायजा लेना चाहिए, और उस हवाले से उन्होंने भी इस काज की सपोर्ट की है। अभी आपने रशिया की बात की है, तो पीछे पे रह कौन गया? उसके बाद अमेरिका आ जाता है। अमेरिका के सदर का पाकिस्तान के वजीर आज़म को फ़ोन करना, वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन कर सकते थे, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर भी उनको फ़ोन कर सकता था। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को अमेरिकी सदर का फ़ोन करना इस चीज़ का अंदिया है, इस चीज़ का पेश खामा है, इस चीज़ को इंडोर्स करता है कि वाकई ही पाकिस्तान इस वक्त मुकदमा जो पूरी तरह जीत चुका है, कश्मीरियों का मुकदमा। क्योंकि सबसे बड़ा मसला जो इंडिया ने कहा, इंडिया का यही स्टांस है ना जो रौला मचा रहे हैं कि ये हमारा अंदरूनी मामला है।
अंदरूनी मामला है तो यूएनओ की सिक्योरिटी काउंसिल भारत के अंदर दिल्ली में तो नहीं है। जी जी, वो कोई दिल्ली का जैली इदारा तो नहीं है, वो कोई पाकिस्तान का जैली इदारा तो नहीं है, कोई पाकिस्तान की कोई बॉडी तो नहीं है। इंटरनेशनल फोरम पर यूएनओ में जो लोग 5 मुस्तकिल और 10 गैर मुस्तकिल लोगों ने इस मामले को एक्सेप्ट किया 72 घंटे के अंदर, पाकिस्तान के वजीर खारजा के लेटर के ऊपर इस इजलास को बुलवाना, तो क्या ये अंदरूनी मामला है? फिर उसके बाद जो भारत, जो तमाम जो यूरोपीय यूनियन है, जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है, जो इंटरनेशनल मीडिया चीख चीख के कह रहा है, जो तंजीमें हैं बैनुल अक़वामी इंसानी हकूक़ की, जाहिर बात है सिक्योरिटी काउंसिल ने उनकी, फिर जो इंटेलिजेंस अपनी रिपोर्ट्स है हर मुल्क का सफारत खाना भेज रहा है, तो सारी कलेक्टिव चीजें जो आ रही हैं उससे ये साबित हो गया है कि ये आर्टिकल 370 जो हसीयत उसकी खत्म की है, इसका रिएक्शन पाकिस्तान में तो आ ही रहा है, कश्मीर मकबूजा में तो आ ही रहा था, आजाद कश्मीर में आ ही रहा है, इंडिया के अंदर से आवाजें उठ रही हैं, दुनिया भर से जो उसामा साहब सफारत खानों के बाहर जो रिचार्ज हो रहे हैं और जो वहां से वायर्स जा रही हैं, लाजा अमरीकी सदर का ये फोन करना और इमरान खान साहब से ये बात सुनना, इसका मतलब है हीट बहुत ज्यादा है। और जो आपने कहा ना कि वो भारतीय जो वजीर खारजा का ये बयान सर जो एटम बम के वक्त नहीं, मैं उससे पहले जाते हैं, तो ये वो सारी चीजें बात करी, इसी इंडिकेशन है कि ये चीज हमारा मुकदमा। और कल प्राइम मिनिस्टर कौम से अहम खिताब कर रहे हैं, नंबर 1। दूसरी बात 11 बजे कल इजलास है जिसमें ऑलमोस्ट सारे इदारे जो सिविलियन और अस्करी क़यादत जो मुतल्लिका जिम्मेदारान, अच्छा अगर आप इजाजत दें इस पर हम आ जाए, हाँ जी, एक एक करके सब पर बात कर लें, ये सब अहम है, सारी डेवलपमेंट साहब है। अच्छा बाबर साहब से मेरा सवाल है, बाबर डोगर साहब ये बताएं कि चीनी बंदूक की जिस तरह बात करें, मलिया साहिबा ने तो जो बात कही सब बड़ी अहम है कि तशवीश का इज़हार हुआ, लेकिन ये तो बायलैटरल तो था, हम भी चले मानते थे कि दोनों मिलकर हल कर लें भारत पाकिस्तान, लेकिन इंडिया ने कहा जी ये तो हमारा इंटरनल मामला है और ख़त्म। लेकिन कश्मीर के बारे में ये जो किया है इंडिया ने, उस पर चाइना कह रहा है कि चीन अपनी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा, नहीं होने देगा। ये तो चीन एक इस वक्त कम से कम आलमी ताकत, आप उसको अगर नहीं भी कहते तो इलाकाई तो एक बड़ी ताकत है, वो कह रहा है कि जनाब ये हमारे भी इलाकाई सलामती के खिलाफ हो गया है। और फिर ये कि ये कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास को रुकवाने की भारत ने सर तोड़ कोशिशें की, उसमें वो नाकाम रहा, तो ये तो बहुत बड़ी नाकामियां मिली हैं भारत को। समा साहब बिल्कुल, चीन का जो मुश्किल मंदूब है उसने जो मीडिया टॉक किया उसने उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि ये चीन की खुद मुख्तारी से मुतासिर हुई है और चीन इसमें एक फ्रीक है, और अगर इंडिया अपने इरादों से बात नहीं आता तो इलाके का जो माहौल है वो कशीदा होगा, ख़तरनाक हद तक ख़राब होगा। लेकिन इसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो आज ये जो 15 रुकनी डेलीगेशन था, जो ममालिक का ये जो आज मीटिंग हुई है, इसको आज ब्रीफ किया है ह्यूमन राइट्स विंग ऑफ यूएनओ और मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप ऑफ द यूएनओ। इन दोनों ने पूरी 15 सफ़ों की एक ब्रीफिंग थी जो इन्होंने तमाम ममालिक को पहले एक ब्रीफिंग दी है कि कश्मीर में जो सूरत हाल है वो क्या है। अपनी उन्होंने इस ब्रीफिंग में बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि कश्मीर को 11 दिन से लॉकडाउन किया हुआ है, ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन हो रही है उसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। वहां पर जिस तरह से 1 करोड़ आबादी के लिए कश्मीर को जेल बना दिया गया है, लोगों को खुराक नहीं मिल रही, लोगों को अद्वियात नहीं मिल रही, अस्पताल बंद है, लोग ईद की नमाज नहीं पढ़ सके, लोग कुर्बानी नहीं कर सके, लोग भूख और प्यास से मर रहे हैं, और किस तरह से लोगों को वहां पर उठाया जा रहा है, बेगुनाह लोगों को वहां से अगवा किया जा रहा है, और इस तरह से और निहत्ते लोगों को किस तरह से मारा जा रहा है। ये एक कंप्रीहेंसिव डिटेल्ड उन्होंने एक ब्रीफिंग दी, जिसके बाद 15 जो ममालिक थे वो मजबूर हो गए, क्योंकि ये दोनों विंग्स हैं, ह्यूमन राइट विंग और ये मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप है, ये इंडिया का नहीं है, ये पाकिस्तान का नहीं है, ना पाकिस्तान का वहां पे मंदूब था, ना इंडिया का मंदूब था, ना चाइना तो था, लेकिन ये यूएनओ के अंडर काम करते हैं, इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। जब एक इंडिपेंडेंट बॉडी के 2 बड़े विंग्स ने आगे अपनी रिपोर्ट दी, इम्पार्शियल रिपोर्ट दी, उसके बाद ममालिक मजबूर हो गए कि वो इस पे अपना व्यू चेंज करें। बड़ी बात, रशिया, कल तक रशिया का स्टांस थोड़ा सा डिफरेंट था, आज बिल्कुल जो उनकी स्टेटमेंट आई है वो बिल्कुल क्लियर है
कि जनाब ये इंडिया और पाकिस्तान का बायलैटरल इशू है, इसको शिमला माहिदा, लाहौर डिक्लेरेशन और यूएनओ की रेजोल्यूशन के मुताबिक दोनों मुल्क बैठ के हल करें। उसमें जो एम्फेसिस है, जो उसमें उन्होंने जो जोर दिया के बात की है वो ये कि यूएनओ की रेजोल्यूशन के मुताबिक, यानी कि इसको मतलब है कि वो ये मानते हैं कि कश्मीर जो है ये इंडिया का इंटरनल मामला नहीं है। यूके जो था उसने भी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन पे अपना कंसर्न शो किया, अमेरिका ने ह्यूमन राइट्स वायलेशन पे अपना कंसर्न शो किया, यहां तक कि इंडिया के चीफ सेक्रेटरी जो थे उन्होंने आज कश्मीर के जो चीफ सेक्रेटरी थे उनसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई और इसमें कहा गया कि ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता ये कर्फ्यू उठा दिया जाएगा, लेकिन ये चीज़ें कारगर साबित नहीं हुई। दूसरी एक अहम चीज़ उसामा साहब, आज जब इंडिया के जो मुस्तकिल मंदूब हैं सैयद अकबरुद्दीन जी, वो जब मीडिया टॉक कर रहे थे, जिस तरह से उनका आप चेहरा देखें, उनका बॉडी लैंग्वेज देखें, मायूसी, बेशर्मी, ढिठाई जो थी उनके चेहरे से अया हो रही थी। जिस तरह से वो झूठ बोल रहे थे, जब उनसे पूछा गया कि कश्मीर में सबसे बदतरीन वायलेशंस हो रही हैं, उनको रेफरेंस दिया गया कि यूएनओ का जो मिशंस हैं उन्होंने ये अपनी रिपोर्ट दी है, तो कह रहे थी कि बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप देखिए कि सारी दुनिया एक साइड पे खड़ी हुई है और वो किस तरह से झूठ बोल रहे हैं, और फिर ये कि ये इंडिया का बेशर्मी से कह रहे हैं कि इंडिया का इंटरनल मामला है, और वहां पर यूएनओ की मीटिंग हो रही है और मीटिंग के बाहर वो खड़े होकर कह रहे हैं इंडिया का इंटरनल मामला है। तो इंडिया बुरी तरह से बेनकाब हुआ है सारी दुनिया के सामने। इंडिया का नैरेटिव है, इसमें जैसा खरल साहब ने कहा, इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया ने भरपूर कोशिश की है, भरपूर सफारती कोशिश की है, आखिरी हद तक गया है, कई मुल्कों को थ्रेट की है, वार्निंग दी है, यहां तक गया कि हम आपके साथ ट्रेड टाइप सस्पेंड कर देंगे, लेकिन यूएनओ की अपनी रिपोर्ट के सामने कोई इतना बड़ा जुल्म आप हो रहा है। उस रिपोर्ट को झुटला नहीं सकते, फ्रांस उस रिपोर्ट को झुटला नहीं सकता, वो किसी पाकिस्तानी बंदे की रिपोर्ट नहीं है, वो यूएनओ की अपनी रिपोर्ट है, उस पे आपको उसको किस तरह से आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। सही, तो ये खरल साहब ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब ये जवाब तो भारत को देना पड़ेगा। अब ये ओआईसी की तरफ से भी आ गया कि फौरी कर्फ्यू हटाएं, इससे पहले ओआईसी पर हम बड़ी तनकीद करते हैं और करनी भी चाहिए, कुछ नहीं करती ओआईसी। अब भी कोई बहुत जबरदस्त बयान नहीं है, लेकिन फिर भी 50 से ज्यादा ममालिक हैं, उनकी तरफ से ये बात आनी साथ वो मैं इसलिए काटा मादरत के साथ पेश की कि ओआईसी और मौलाना फजल रहमान एक ही सिक्के के दो रुख हैं। जिस तरह कश्मीर कमेटी के वो सरबराह थे और जितना किरदार उन्होंने किया कश्मीर के लिए, मेरे ख्याल है उससे भी शायद कामी किरदार ओआईसी का होगा। ओआईसी के साथ साथ उसामा साहब जो मुस्लिम उम्मा की थोड़ी सी मैं बात करके फिर भारत की पागलपन का, और जो वज़ीर उनके खारजा है राजनाथ साहब दिफा जो हैं, जो उन्होंने कहा कि हम एटमी पॉलिसी की तब्दीली के बारे में जो इशारा दिया है वो किस लिए, क्योंकि बुखलाहट का शिकार हो गए। अब उनको जिस तरह कहते हैं ना, कोई दलील जब नहीं होती तो फिर लड़ाई की बात होती है जो चला नहीं सकते आप। मैं थोड़ी सी बात मुस्लिम उम्मा और ओआईसी के ऊपर, अगर प्रोड्यूसर साहब वो जरा फुटेज दिखाएं और इसके बाद फिर हम शर्म से हमारी आंखें और सर झुक जाएंगे, ये तो देखें। ये अबू धाबी का एयरपोर्ट है, 15 अगस्त का इंडिपेंडेंस डे है भारत का, हमने यौम स्याह मनाया, ये जरा देखें। इससे ज्यादा बेशर्मी ये मुस्लिम कंट्री है, ब्रदर इस्लामी मुल्क है, यूएई अबू धाबी का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहां पे ये जो हमारे भाई हैं जो मुस्लिम ब्रदर है, मुझे शर्म आ रही है कि हमारे मुसलमान कश्मीर के अंदर कट रहे हैं, मर रहे हैं, अस्पतालें उनकी 12 दिन से लॉकडाउन है, कर्फ्यू है, सब कुछ है। ये गुब्बारे, ये तिरंगा पेश किया जा रहा है इंडियन को, उनके गले में हार पहनाए जा रहे हैं, उनको गुब्बारे पेश किए जा रहे हैं अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। किस बात पे कि बहुत आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप हमारे मुसलमान भाइयों को मार रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, बुजुर्गों को अपाहज कर रहे हैं, आप उनको पैलेट गन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, खवातीन से रेप कर रहे हैं। इससे ज्यादा काबिल शर्म किरदार हो सकता है मुस्लिम जो उम्मा हम कहते हैं, जो ब्रदर इस्लामी कहते हैं, ये इन्वेस्टमेंट कौन सी है, कौन सी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं यार। पाकिस्तान के हुकूमत को भी इस हवाले से यूएई को जरा लगाम देनी चाहिए कि ये क्या हो रहा है तमाशा। अच्छा बाबर साहब, 14 अगस्त को ये 14 अगस्त को बड़ी अहम चीज है, वो ये है कि आज मलिहा लोधी से एक जर्नलिस्ट ने एक सवाल किया उस वहाँ यूएनओ से हटके एक और प्राइवेट न्यूज़ चैनल पे कि अब पाकिस्तान की नेक्स्ट मूव क्या होगी, तो उन्होंने कहा जी कि अब हम भारत को एक बहुत बड़ा सरप्राइज देंगे।
जब उनसे पूछा गया कि ये सरप्राइज क्या होगा तो उन्होंने कहा जी ये फिलहाल तो मैं नहीं बता सकती कि सरप्राइज क्या होगा, क्योंकि वो तो सरप्राइज है, लेकिन पाकिस्तान कल परसों तक भारत को एक बड़ा सरप्राइज देने जा रहा है, ये बात उन्होंने कही है। मेरा अपना एक गेसवर्क है कि शायद हो सकता है कि अगले 1-2 दिन में OIC की बड़ी मीटिंग हो जाए और उस समय कोई जॉइंट कोई तगड़ी स्टेटमेंट आ जाए। ये जो बड़े सरप्राइज की मिलिया लोधी ने बात की, उन्होंने कहा कि ये मुझे पता है कि एक बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है और पाकिस्तान एक बड़ा सरप्राइज देने जा रहा है। बिल्कुल, मैंने भी देखा, मेरे नजदीक वो सरप्राइज, लेकिन OIC की उसका जो ये उन्होंने पहला कदम है काउंसिल के अंदर जो पाकिस्तान की अचीवमेंट। ब्रेक का वक्त हो जाना है, मैं चाह रहा हूं कि इस पर भी बात कर लें जो राजनाथ सिंह साहब ने, उसी के ऊपर आ रहा हूं। जी जो राजनाथ साहब ने जो कहा है कि हम एटमी पॉलिसी के हवाले से हम अपना जो तब्दील कर सकते हैं नुक्ता नजर, ये सरप्राइज की भी उन्होंने बात की। सरप्राइज हो सकता है OIC के हवाले से भी, इसको भी रूल आउट में नहीं कर सकता, क्योंकि जब उन्होंने देखी है कामयाबी पाकिस्तान की, उनको शर्म मेरा ख्याल आई होगी, मुस्लिम उम्मा को भी, उन ममालक को भी जो लानत हम भेजते हैं ऐसे कारोबार पे या ऐसे बिजनेस पे। मुसलमान, एक हमारा जो अल्लाह ताला की किताब है कुरान है कि एक मुसलमान जब तकलीफ में है तो दूसरा मुसलमान किस तरह सुख की नींद सो सकता है, हदीस पाक है। दूसरी ये जो चीजें हो रही हैं, राजनाथ की जो बयान है ये क्यों आया है? देखिए इमरान खान साहब ने बयान दिया है, आज भी शाह महमूद कुरैशी ने आज हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की है हमारे वजीर खारजा ने, उन्होंने बाकायदा शुक्रिया अदा किया है तमाम ममालिक का, इस चीज को अचीवमेंट करार दिया है, एक बड़ी कामयाबी करार दिया है। इंडिया तो जो है झूठ बोल रहा है। अच्छा, इस सारे मामले के अंदर इंडिया का मीडिया और एक्सपोज हो रहा है, उसकी एजेंसीज, उनकी न्यूज एजेंसीज, उनके अखबारात, उनके वज़रा झूठे बयान दे रहे हैं। दूसरी बात, ये जो बात हो रही है सरप्राइज की, एक और सरप्राइज भी आ सकता है डॉक्टर साहब, किसी वक्त भी एयर स्पेस जो है वो बंद हो सकती है इंडिया के लिए। फजाई पाकिस्तान की ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट वो बंद हो सकती है। अच्छा, राजनाथ का बयान है, ब्रेक का वक्त हो जाए, सरप्राइज है ना, वो मेरा ख्याल है 11 बजे मुराद OIC की मीटिंग के साथ और सरप्राइज भी हो सकता है, फजाई हदूद बंद हो सकती है। ये जो बयान आया है, ये जो नहीं ब्रेक बयान दिया है कि उनका ये कहना है कि आज से पहले तक भारत ये कहता था कि हम पहले एटमी हथियार इस्तेमाल नहीं करेंगे और अब उन्होंने कहा कि हम मुस्तकबिल देखकर ये फैसला करेंगे। तो उन्होंने एक तरह से एटमी हमले की धमकी दी है। तो ये कितना खतरनाक हो सकता है, और इससे उन्होंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारी कि अब और फोकस होगा कि ये तो जंगी जुनून सवार हो चुका है भारत पर। और कल जो 11 बजे शाह महमूद कुरैशी साहब ने अब इंसानी हकूक़ की तंजीमों को, मीडिया को बुलाकर ब्रीफ करना है, उसमें तो वो और बेहतर तरीके से बता सकेंगे। देखें, हम यही तो कहते थे कि नाज़िज़्म है, ये इंतहा पसंदी है और ये जंगी जुनून इन पर सवार है। तो ये 1 करोड़ इंसानों को मारना चाहते हैं, एक्सपोज हो चुके हैं, उनके पास अब ऑप्शन सारे खत्म हो गए हैं। और इस तरह वो गीदड़ बबकियों के आगे आपने क्या एटम बम चलाना है? इसका मतलब वो तस्लीम कर चुके हैं शिकस्त। उसामा साहब वो तस्लीम कर चुके हैं शिकस्त कि ना वो फिजाई तौर पे आपसे जीत सकते हैं, ना बड़ी फौज के हवाले से, ना वो फिजाइया के हवाले से। और एटमी आपने क्या इस्तेमाल करना है? आपकी इतनी हिम्मत अगर होती तो आप सिर्फ जिस तरह मुसलमान जो कश्मीरियों के लिए जिस तरीके से मैं कहता हूं पाक फौज को, पाकिस्तानियों को, कश्मीरियों को, आजाद कश्मीर के लोगों को लाइन ऑफ कंट्रोल पे रोकना मुश्किल हो जाएगा। जिस दिन भारतीय मोदी सरकार ने वहां पे गदर मचाने की कोशिश की, पाकिस्तानी फौज चाहेगी भी तो पाकिस्तान 22 करोड़ अवाम सारे बैरियर तोड़ के कश्मीरियों की मदद के लिए नहीं पहुंचेगी। जिस तरह मोहम्मद बिन कासिम एक बेटी की इज्जत रोटी थी, उसने आवाज दी थी। जिस तरह सऊदी अरब से जिस तरह आया और राजा दाहिर जो हिंदू है उसको उसने सबक सिखाया। मैं कहता हूँ आज जो पाकिस्तानी जो लोग हैं ना, जो उनके जज्बात हैं, जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं, वो पाकिस्तान में हैं या ओवरसीज पाकिस्तानी हैं। इस तरह कश्मीरियों के, इस तरह बाहर के जो मालिक में लोग हैं हमारे पाकिस्तानी, मैं कहता हूँ आज अगर ये तमाशा देख रहे ये भारतीय सरकार, मोदी सरकार, अगर श्रीनगर के अंदर, अगर मकबूजा वादी के अंदर ये कोई और इंतहाई एकदम, अब तो भागना लग रहा है ना, जो डोगर साहब ने कहा, अब तो कह रहे हैं हम कर्फ्यू नरम कर रहे हैं, हम उठा रहे हैं, अब बने ना, अब अच्छा, शेर बने और आप रखें उसको। अच्छा, एक बात, क्योंकि ब्रेक से पहले बाबर डोगर साहब, आप प्रोग्राम से पहले हम बैठे थे तो आप बात कर रहे थे इमरान खान साहब के हवाले से भी कि जब से आए हैं तो ये एक शिकस्त पे शिकस्त हो रही है। उन्होंने अमन की बात की और जो कुछ किया उस पर अब ये राजनाथ का बयान, आपको क्या लगता है कि ये वाकई एक बेवकूफ़ी और कम अकली की बात की है? जिस तरह शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा है कि ये तो उन्होंने
बहुत ही पागलपन का इजहार किया बात के। उसामा साहब, मुझे लग रहा है कि इंडिया इमरान खान से वैसे ही नर्वस हो गया है। जिस तरह क्रिकेट में अगर उनका इमरान खान का रिकॉर्ड देखा जाए तो सबसे अच्छा रिकॉर्ड इंडिया के खिलाफ है, और शारजाह में तो आपको पता है कि यहाँ तक नौबत पहुँच गई थी कि इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ शारजाह में खेलने से इनकार कर दिया था, क्योंकि 90% मैचेस में इंडिया को वहाँ पर शिकस्त हुई थी। तो जब से इमरान खान का जो 1 साल का टेन्योर है उसका समअप किया जाए तो इस सारे टेन्योर में हर फ्रंट पर इमरान खान, जब भी इमरान वर्सेस मोदी हुए या इमरान वर्सेस इंडिया हुए हैं, इंडिया को उसमें शिकस्त हुई है। चाहे आप करतारपुरा देख लें, चाहे आप मोदी और इमरान खान की डायलॉग देख लें जब उन्होंने उनसे कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं, चाहे ट्रंप वाला इशू देख लें, चाहे आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस देख लें, चाहे पुलवामा वाला इशू देख लें, हर फ्रंट पे इंक्लूडिंग दिस इशू इंडिया को शिकस्त हुई है। राजनाथ की ये जो आज की स्टेटमेंट है ये इस क्लियर करती है, वादे करती है कि इंडियन गवर्नमेंट फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, मायूसी का शिकार है, और राजनाथ आज मान गया है जो इमरान खान बात कर रहे थे, जो पाकिस्तान बात कर रहा था कि इससे एटमी जंग छिड़ सकती है अगर ये मसला हल ना हुआ, तो वो उसी जगह पर आ गए जो पाकिस्तान कह रहा है। इनके अपनी बेवकूफी की वजह से वो पाकिस्तान के साथ आज पाकिस्तान को इंडोर्स कर दिया। अच्छा, अब ब्रेक का वक्त हो, लेकिन भारत की तरफ से बयान यह आया है कि कर्फ्यू में शायद आहिस्ता आहिस्ता नरमी की जाए। क्या इस झूठ को भी कोई मानेगा? 12वां दिन है कर्फ्यू का, क्या वाकई अब 1-2 दिन के बाद नरमी होना शुरू हो जाएगी? ब्रेक के बाद बात करेंगे। अब पता चला। अब पता चला। मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू का 12वां रोज़ है और लोगों को अद्वियात नहीं मिल रही, खुराक नहीं मिल रही, अस्पताल वो नहीं जा सकते। अगर अस्पताल तक कोई पहुंच जाता है तो उसको जल्दी डिस्चार्ज किया जाता है। डॉक्टर्स को ये खतरा है कि उनको ना ज़दोकोब किया जाए, उनको ना गायब कर दिया जाए, इसलिए उनको हुक्म है कि यहाँ पर ज़्यादा लोग ना नजर आएँ। अगर कोई साफ़ी आए भी पहुंच भी जाए हॉस्पिटल तो वो लगे ये कि सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है और हर चीज़ पर काबू रखने की कोशिश की जा रही है, और ऊपर से झूठ इस तरह से बोला जा रहा है। आज भी ये कहा गया, ये इजलास रुकवाने की कोशिश की गई कि जनाब हम तो बस वहां से कर्फ्यू जो है हटा रहे हैं, लेकिन अजीबोगरीब जुबान बोली जाती है। आप देखें कि आहिस्ता आहिस्ता फेज में बाबर डोगर साहब ये एक एक करके ऐसे लग रहा है कि भारत इतने झूठ बोल रहा है कि उसका एतबार खत्म होता जा रहा है। उसामा साहब, आज जब यूएनओ का इजलास ख़त्म हुआ तो इंडिया के जो मुस्तकिल मंदूब है वहाँ पर, उन्होंने आज आकर चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसका एक रेफरेंस दिया और ये कहा कि जनाब चीफ सेक्रेटरी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है और इंडिया ने कन्वे कर दिया है यूएनओ को कि इंडिया ग्रेजुअली कश्मीर से आहिस्ता आहिस्ता पाबंदियाँ जो है वो नरम कर देगा। आइंदा चंद दिनों में बच्चे स्कूल जाना शुरू हो जाएंगे, अस्पताल खुल जाएंगे। मेरा सवाल ये है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो चीफ सेक्रेटरी कश्मीर ने की वो आज ही क्यों की, 12 दिन के बाद क्यों की, और उसमें भी मुस्तकबिल के वादे हैं, अभी फौरी तौर पर कुछ नहीं होने जा रहा। ये कहा गया कि आइंदा आने वाले चंद दिनों में स्कूल खोले जाएंगे, चंद दिनों में अस्पताल खोले जाएंगे, यानी कि दुनिया को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की गई, यूएनओ को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की गई कि जनाब हम पाबंदियां उठा रहे हैं। सारी दुनिया सवाल कर रही है कि अगर कश्मीर उसका इंटरनल इशू है, चले ठीक है, तो फिर ये कर्फ्यू क्यों लगाया गया है, फिर ये ह्यूमन राइट्स को सस्पेंड क्यों किया गया है, फिर वहाँ की आवाज़ को क्यों दबाया जा रहा है, फिर कश्मीरियों को क्यों रोका जा रहा है, वहाँ पर जर्नलिस्टों को क्यों नहीं जाने दिया जा रहा, वहाँ पर इंटरनेट सर्विसेज क्यों बंद हैं, वहाँ पर टेलीफोन सर्विस क्यों बंद है, वहाँ पर मोबाइल सर्विस क्यों बंद है, कश्मीर को सारी दुनिया से कट ऑफ क्यों किया गया है, कश्मीर को लॉकडाउन क्यों किया गया है। इसके इन सवालात का कोई जवाब नहीं है इंडिया के पास। वहाँ पर इंडिया के जो थे मुस्तकिल मंदूब, वो बड़ी ढिठाई और बेशर्मी से ये सवालात उनसे पूछे गए, मीडिया ने ये पूछे तो उन्होंने कहा जी वहाँ पर तो कोई ऐसी पाबंदी वायलेट नहीं हो रही। मैं हैरान हूँ कि वहाँ पर यूएनओ की अपनी रिपोर्ट है, उनके जो बॉडीज़ हैं वो वहाँ पर गई हैं, उन्होंने 15 सफ़ों की एक रिपोर्ट मुरतब की, उन्होंने सेक्रेटरी जनरल यूएनओ को वो सबमिट की, उन्होंने यूएनओ की जो सेशन बुलाया गया है सिक्योरिटी का उसमें उनको ब्रीफ किया, तो वो झूठ बोल रहे थे। क्या यूएनओ जो है वो पाकिस्तान के अंडर है? क्या पाकिस्तान का यूएनओ में कोई इन्फ्लुएंस है? तो ये चीज़ तो साबित होती है। इवन मैं आपको समझा बात बताऊँ, जी जी, पाकिस्तान के खिलाफ सबसे ज़्यादा जो रेजोल्यूशन सिक्योरिटी काउंसिल में गई हैं
वो 3 मुल्कों की तरफ से गई हैं, अमेरिका, यूके, फ्रांस, और रशिया भी उसमें सपोर्टर होता था। जो जैश मोहम्मद के हवाले से पिछले को 5-7 साल से को 15-16 इन्होंने रेजोल्यूशंस जमा करवाई वहाँ पर, जो कि चाइना ने वीटो की। ये सारी इन ममालिक ने की, और हमेशा पाकिस्तान पर यह इल्ज़ाम होता था कि पाकिस्तान जो है वहाँ यहाँ से दहशत गर्दी करवा रहा है, पाकिस्तान दहशत गर्दी में मुलविस है, पाकिस्तान दहशत गर्दों की पनाह गाह है, ये इल्ज़ाम होता था इन ममालिक की तरफ से। सही। आज एक हिस्टोरिक दिन है, तारीखी दिन है। आज ये चारों ममालिक ये कह रहे हैं कि इंडिया आज़ाद कश्मीर, जिस पर हमेशा से इंडिया ये कहता रहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी करवा रहा है, आज वो ममालिक ये कह रहे हैं कि इंडिया आज़ाद कश्मीर के अंदर, इंडिया कश्मीर के अंदर दहशतगर्दी कर रहा है। मेरा मतलब जब ये आप कह रहे हैं कि वहाँ पर ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं, वहाँ पर बेताशा फौज वहाँ पर तैनात की गई हैं, वहाँ पर जो इंसानी पाबंदियाँ लगाई गई हैं, लोगों को स्कूल नहीं जाने दिया जा रहा, अस्पताल नहीं जाने दिया जा रहा, तो इसका मतलब ये है कि इंडिया वहाँ पर थ्रू स्टेट रियासती जबर कर रहा है, रियासती दहशतगर्दी कर रहा है। वही ममालिक जो इंडिया के साथ पिछले 50 साल से खड़े हुए थे, आज इस इशू पर पाकिस्तान के साथ खड़े। ये बहुत बड़ी कामयाबी, बिल्कुल सही आपने बात की है। और मुझे ये लग रहा है कि ये कहा जाए कि मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों को पहले तो कैद तो किया ही गया था, अब उन्हें गूंगा, बहरा, अंधा भी कर दिया गया है, ये सब कुछ काट कर, कम्युनिकेशन काट कर, तो ये भी गलत नहीं होगा इतना उन पर। लेकिन एक चीज सिर्फ कि जिस दिन कर्फ्यू उठेगा ना, आपको पता चलेगा कश्मीर की आवाज सारी दुनिया में जाएगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल जी। खरल साहब क्या आज जी जरदारी साहब के हवाले से भी आपके पास खबरें हैं? जी। एक तो मैं समझता हूँ कि जो जिस तरह बात की है उन्होंने कि जब ये कर्फ्यू उठेगा, मेरा ख्याल उससे पहले इतनी ज्यादा आवाजें उठ गई हैं कि इंडिया के लिए इस मामले को संभालना मुश्किल हो गया है। और जब वो उठेगा, असल हकायक सामने आएंगे, कितने हजार लोग जो हैं वो गायब हैं, कितने लोग जख्मी हैं, कितने लोग शहीद हैं, कितनों को अपाज कर दिया गया है, वो तो सारी चीज़ें आएंगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो सारी चीज़ें, इसके साथ अभी आप बात कर रहे हैं, चूंकि शहबाज शरीफ साहब के हवाले से खरल कहानी का टाइम हो गया ना जी, खरल कहानी का। जी। बात यह है कि उसामा साहब, शहबाज शरीफ साहब को 23 अगस्त को नैब लाहौर ने तलब की है। उनके ऊपर आमदन से ज़ायद असासों का केस है, उस हवाले से इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं। उसके बाद लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो है उसका केस है, फिर उसके बाद चौधरी शुगर मिल के अंदर जो टीटी सारी लगी हैं, इस हवाले से नैब ने उनको बुलाया है 23 अगस्त को। अब शहबाज शरीफ साहब को जो बुलाया गया, मेन उसके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं, एक तो उसमें उनको कहा गया है कि 2018 से जब मुस्लिम लीग नून की आपकी हुकूमत थी, और आपको हैरान होंगे उस वक्त तारक बाजवा स्टेट बैंक के गवर्नर थे, और उन्होंने ये STR दी थी जब इनके खाकान अब्बासी साहब प्राइम मिनिस्टर थे कि जनाब ये टीटियाँ लग रही हैं, और वो चौधरी शुगर मिल की थी। और इस पर नैब ने जब तहकीक की थी, उसमें नवाज शरीफ साहब, मरियम साहिबा, शहबाज शरीफ साहब, ख़ानदान के दीगर अरकान के शेर निकल है। फिर इसमें नैब की जो तहकीकात है अब तक, उसमें ये भी चीज़ें सामने आई हैं कि UAE और बरतानिया में से चंद शेयर होल्डर जिन्होंने बहुत भारी शेयर उनके लिए, कारोबार 2001 से शुरू हुआ, 2017 तक गया। उसके बाद ये नासिर लूथा साहब हैं, अब्दुल्ला नासिर लूथा साहब, नासिर अब्दुल्ला लूथा साहब, उनके नाम पे उनको रियल स्टेट में यूसुफ अब्बास ने इन्वेस्टमेंट की $48 मिलियन। उसके बाद 1 महीने के बाद वापस आ गए। फिर हुसैन नवाज के नाम कभी वो पैसे शेयर आते हैं, कभी मरियम साहिबा के नाम आ जाते हैं, फिर इसी तरह और लोगों से भी शेयर किए गए। मरियम साहिबा का 95-96 का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो शेयर उनके पास चौधरी शुगर मिल के थे तकरीबन 80 लाख, फिर 41 करोड़ हो गए। फिर इसके बाद इसमें नवाज शरीफ साहब जो है उनका है, इसके बाद हुसैन नवाज, हसन नवाज, ये सारे तो इसमें मामला आ गए। इस तरह LWMC लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने क्वायरो ज़वाबत के बरक्स ठेका दिया गया कंपनी को नवाजने के लिए, अरबों रुपए का कामत का नुकसान हुआ, लाहौर साफ तो हुआ नहीं हुआ, हुकूमती खजाना जो है वो साफ हो गया, और आपने देखा ही ये सारे मामला भी उसमें हैं। और साथ के अब थोड़ी सी जरदारी साहब के वाले से बात करें। लाहौर में तो आपको पता है नैब के VIP कैदियों के लिए ज़ियाफ़तों का एहतमाम किया गया। अब वहाँ पर पिंडी में जरदारी साहब भी थे। जरदारी साहब के बकौल जो है खानी लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि मुझे ईद की नमाज़ नहीं पढ़ने देगी, मुझे फैमिली से नहीं मिलने दिया गया, मुझे जेल में फेंक दिया गया है। हालांकि उनको इतना VIP उधर प्रोटोकॉल मिल रहा है, उनके एक मलक साहब नामी बंदे हैं, चीज़ें वहाँ पे आ रही हैं, सारे उनके नवाब अक़साम की जो चीज़ें उनको मिल रही हैं, बड़ी अच्छी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। फिर साथ फरियाल तालपुर साहबा जो नैब के अफसर को गालियाँ निकालती रही हैं, जब वो हाउस अरेस्ट थी तो नैब का अफसर एक बेचारा वो गया उनसे इंटेरोगेशन के लिए, तो उनको उसके कुत्ते ने काट लिया,
फरियाल तालपुर साहबा के कुत्ते निकाल लिया, तो उस पर भी बेचारा अभी वो टीके लगा रहा है, कुत्ते कटे के, कुत्ते के काटे के टीके लगवा रहा है। उसके बावजूद फरियाल तालपुर साहबा को जब ले गए जेल पे, जुडिशल कस्टडी में है, तो उनको इतनी समझ नहीं है, माशाल्लाह MNA है, उनको इतना पता नहीं, MP है, उनको ये नहीं पता कि ये जुडिशल कस्टडी में पुलिस का, जेल हुकाम का, होम डिपार्टमेंट का होता है रिलेशन, नैब के अफसरों का इसमें कोई काम नहीं होता महकमे का। ये मामला भी है। और मरियम साहिबा जो हैं वहां से माशाल्लाह जो नैब की जो अफसर, जो बीवी, जो उनके साथ खवातीन पुलिस वाली हैं, वो पता नहीं किस तरह वहाँ फ़ोन लेके अंदर पहुंच जाती हैं और मरियम साहिबा को पेश करती हैं कि ये फ़ोन है, आप कहीं से अगर बात करना चाहें तो ये हम जा रहे हैं। सर 10 सेकंड्स में बाबर डोगर साहब, ये जो खरल कहानी है इसमें तो लग रहा है कि ये गिरफ्तारियां तो हैं, शहबाज शरीफ साहब भी शायद गिरफ्तार हो जाएंगे, जरदारी साहब, मरीम साहिबा, लेकिन सहूलतें फिर भी काफ़ी हैं। सहूलतें तो सारी मिल रही हैं। मरियम साहबा बड़ा VIP माहौल में रह रही हैं। ईद में उन्होंने फैमिली के साथ वहाँ पर ईद मनाई और अपनी मदी की डिशेज बनवा कर खाई। मैं आपको एक और स्टोरी साथ साथ देता जाऊँ कि शहबाज शरीफ के सेक्रेटरी इमदादुल्लाह साल जो थे, वो भी आने वाले दिनों में वो भी पकड़े जा रहे हैं। 23 तारीख को शहबाज शरीफ जा रहे हैं और 22 तारीख को राना मशहूद साहब नैब में पेश हो रहे हैं और बड़ी हद तक इस बात के चांसेस हैं कि उनको वहाँ पर मेहमान बना लिया जाए, राना मशहूद को। ये तो इसके साथ साथ और खबर भी नाज़रीन के लिए, खुर्शीद शाह साहब जो है वो किसी वक्त भी नैब की गिरफ्त में आ सकते हैं, उनके खाते भी हमने पहले बताया है। फजलुर रहमान साहब जो हैं वो भी नैब के रिडार पे हैं। 3 गिरफ्तारियां तो हमने बता दी, इमदादुल्लाह बसाल, राना मशहूद और तीसरी खुर्शीद शहबाज शरीफ की भी, शहबाज शरीफ की अभी गिरफ्तारी की बात नहीं कर रहे हैं, जल्दी ना उनको गिरफ्तार करें। लेकिन इमदादुल्लाह बसाल एसेट बियॉन्ड मीन में और राना मशहूद साहब जो हैं वो जो पंजाब स्पोर्ट्स फेस्टिवल था 22 तारीख को राना मशहूद को बुलाया गया। मेरी इत्तला ये है कि उनको परमानेंट मेहमान बनाया जाएगा। अच्छा, एंटी करप्शन पंजाब भी मुतरक हो गई है बेला। अच्छा चले, कल क्या होगा जी, कल क्या होगा? हमारा एक सेगमेंट है, तो जानने से पहले कल क्या होगा उसमें मैं जिस तरह अंग्रेजी में कहते हैं मेरे 2 सेंट, तो मेरी तरफ से ये है कि कल कोई ना कोई नून लीग की तरफ से एक स्टेटमेंट आ जाएगी कि जनाब ये जो कुछ हुआ है सलामती कौंसिल में, जिस तरह पाकिस्तान को एक तारीखी कामयाबी से कहेंगे और भारत की सुखी हो रही है, इसमें मियां नवाज शरीफ साहब का कलीदी किरदार है। ये कहीं से आपको स्टेटमेंट ये ज़रूर मिल जाएगी। तो बाबर डोगर साहब, आप अगर कुछ ऐड करना चाहें, कल क्या होगा? कल जो सारा कुछ हो गया और शहबाज शरीफ साहब जो पार्लियामेंट में बड़ा उछल के तकरीर कर रहे थे, उस वक्त तकरीर कर रहे थे और सारा कुछ बता रहे थे, कल उनकी मुझे जो मेरा ख्याल है कि उनकी कमर में मेरा जो चूहा कह रहा है, मेरी जो चूहा रिपोर्ट है, मेरे चूहा जो भाग कर आया उसने पता किया है कि शहबाज शरीफ की कमर की तकलीफ कल बढ़ने वाली है, मज़ीद बढ़ जाएगी और वो अब चंद हफ्ते घर में आराम करेंगे। चलें जी, ये चूहा कितना सच बता रहा है। हमजा शहबाज उनके जो साहबजादे हैं, जो खादिम अल्लाह के साबिक उनके जो साहबजादे हैं, हमजा शहबाज साहब, उन्होंने वहाँ से नैब की हवालात से, जहाँ पे वो कहते हैं ना शहबाज शरीफ साहब और साद हुकूमत खाना है, वहाँ से उन्होंने एक परवाना भेज दिया है कि 21 अगस्त को मुझे प्रोडक्शन आर्डर पे जो असम्बली का चूँकि इजलास कॉल कर लिया है वज़ीर अपना स्पीकर असम्बली ने, तो 21 अगस्त को उन्होंने कहा कि मुझे मेरा प्रोडक्शन आर्डर जारी किया जाए। हमजा शहबाज साहब ने ये कहा है और जिस तरह उन्होंने कहा है कि कल इस पर कार्रवाई का आगाज़ हो जाएगा, आप ये कहना चाह रहे हैं? अब मेरा नहीं ख्याल कि 2 दफ़ा तो इनको नहीं मिला, ये पहले तो इनको प्रोडक्शन आर्डर पे बुलाया जाता रहा है और इसी तरह इससे पहले जो सलमान रफ़ीक साहब हैं उनका भी 2 दफ़ा प्रोडक्शन आर्डर जारी नहीं हुआ। अलीम खान साहब का भी मेरा ख्याल एक दफ़ा हो गया था, फिर नहीं। और मेन सबसे बड़ा मसला इनका ये था हमजा शहबाज का कि जब ये प्रोडक्शन आर्डर इनका जारी तो कर देते थे, लेकिन ये उस आड़ में, प्रोडक्शन आर्डर की आड़ में, हालांकि वो भी गलत है मुल्ज़िमों का करना इस तरह के जो अरबों करोड़ों की करप्शन है, लेकिन वो रात गए तक वहाँ से मौसूब पंजाब असम्बली में बैठते थे, मीटिंग्स करते थे और मुख्तलिफ हीलो बानों से, और नैब के अफसरान जिस तरह कोशिश करते थे कि बेड वहाँ लगा के सो भी, कोशिश यानी ये होती, रात गए तक वो आराम से वहाँ पे बैठते थे और उनको तरले मिनते करके नैब वाले कहते थे सर अपना मेहमान खाना वहाँ पे बहुत अच्छा VIP है, वहाँ से आपको व्हाट्सएप फोन की फैसिलिटीज भी है, सारा कुछ है, तो वहाँ बैठ के तो सर वहाँ पे बेड भी लग गया, फ्रिज भी है, AC भी लगा हुआ है, उसका और क्या चाहिए? ये था जी। कॉफी वहाँ पे बेहतरीन मिलती है, मरियम जो है कॉफी की बड़ी शौकीन है और रोजाना 2 मरतबा नैब उनको स्पेशल कॉफी नहीं वो खुद बनाती है। नहीं सर, नैब मैं आपको बेट लगा के नैब है बनाती वो खुद अपने हाथ से। अच्छा, अपने हाथ से सर बगैर मिल्क के वो कॉफी पीती है अपने हाथ से, वो कहती है। चलो ये हमारा था सेगमेंट कल क्या होगा, लेकिन इसी में मैं एक और चीज,
अब पता चला का शो नहीं है, कल परसों नहीं, पीर को इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।